चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ध्रुविका ने आखिरकार उस जहरीली नदी का रहस्य का पता लगा लिया। जैसे ही उसने उस रहस्य का पता लगा लिया, उसने फौरन अपनी विध्वंसक दिव्य रोशनी की मदद से उस नदी की पूरी शक्ति को अपने अंदर सोख लिया। और उस नदी की शक्ति को सोख कर ही उसे महसूस हुआ कि अपने अंदर एक बहुत ही खास और दिव्य किस्म के नए शक्ति का उसे आभास हो गया। वहीं नागराज दक्षक ने जब देखा कि ध्रुविका आखिरकार उस नदी को पूरी तरह से विषहीन कर दिया, तब वो भी चौंक गए, क्योंकि अब वो नदी एक आम नदी जैसा ही हो गई थी। वहीं ध्रुविका अब महेंद्र पर्वत के शिखर में वो जो खंडर था, उस खंडर की तरफ देखकर नागराज दक्षक से कहा, दादाजी अब मैं उस खंडर तक चलती हूँ, क्योंकि मुझे अब प्रथम नाग सम्राट नागार्जुन की अमानत भी हासिल करना है। वहीं ये बात सुनकर नागराज दक्षक ने भी उसे अनुमति प्रदान कर दिया। वहीं नागराज दक्षक की अनुमति मिलते ही ध्रुविका अपने चारों तरफ शक्तियों का एक कवच बना के उस पर्वत पे चढ़ने लगी। अचानक ध्रुविका ने महसूस किया कि उड़ते हुए जैसे ही वो ऊपरी हिस्से की तरफ जा रही है, अचानक शक्तियों का दबाव पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाने लगी, उसे महसूस हुआ कि ऊपरी हिस्से में बहुत ज्यादा प्राकृतिक शक्तियां और बहुत ज्यादा नाग शक्तियां मौजूद है। इसीलिए उसने एक पल सोचकर हवा में ही वो योग मुद्रा में बैठ गई और अपने चारों तरफ विध्वंसक दिव्य रोशनी की मदद से काले गड्ढे का निर्माण करने लगी। वहीं वो गड्ढे धीरे धीरे उस पर्वत की पूरी शक्ति को अपने अंदर सोखने लगी। ये सिलसिला लगभग 7 दिन तक चलता गया और आखिरकार ध्रुविका ने उस पर्वत की लगभग सारी शक्ति को अपने अंदर सोख ली थी। और उस पर्वत की पूरी शक्ति को सोखने के बाद ध्रुविका को एहसास हुआ कि अब उसकी शक्तियां शक्तिदेव स्तर से भी मानो थोड़ा आगे की तरफ जा रहा है। वही अपनी बढ़ती हुई शक्तियों को महसूस करते हुए ध्रुविका ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, तो आखिरकार महेंद्र पर्वत का रहस्य भी यही है कि नाग सम्राट नागार्जुन यही चाहते थे कि उनके अमानत हासिल करने से पहले कोई इस जगह का पूरी ताकत अपने अंदर समाहित कर ले, ताकि वो काबिल बने कि वो नागार्जुन की अमानत हासिल कर सके। वही इस बात को समझते हुए अब ध्रुविका ने धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगी। वहीं जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाने लगी, उसे महसूस हुआ कि उस नागभूमि में, यानी कि उस महेंद्र पर्वत के ऊपरी हिस्से में कुछ प्राचीन लेकिन बहुत ही रहस्यमय तिलिस्मी जानवर की दहाड़ उसे सुनाई देने लगी। लेकिन जैसे ही ध्रुविका उन तिलिस्मी जानवर की तरफ देखी, वो जानवर उसे देखे मानो खौफ खा गया, क्योंकि उन्होंने भी महसूस किया कि ध्रुविका की शक्ति उनसे बहुत ज्यादा है। इसीलिए उन्होंने ध्रुविका को परेशान भी नहीं किया और वो तुरंत उस जगह से भागने लगे। वहीं उन जानवरों को भागते देख ध्रुविका एक पल के लिए तो मुस्कुराया और उसके बाद वो उस खंडर की तरफ जाने लगी। कुछ देर तक ऊपरी हिस्से में चढ़ाई करने के बाद वो उस खंडर के पास पहुंच गई। जैसे ही वो उस खंडर के पास पहुंची, उसने देखा कि उस खंडर के बाहरी हिस्से में एक नाग प्रतिमा स्थापित किया गया है। उस नाग मूर्ति में बहुत ही विचित्रता थी, क्योंकि उसमें लगभग 10 फन थे और उसमें से बीच वाले फन बहुत ही भयानक लग रहा था। तभी ध्रुविका कुछ सोचते हुए प्रथम नाग सम्राट नागार्जुन के दिए हुए उस नाग त्रिशूल को अचानक बाहर निकाला और वो त्रिशूल सीधा उस बीच वाले फन हिस्से में डाल दिया। जैसे ही ध्रुविका ने उस बीच वाले फन में उस त्रिशूल को स्पर्श कराया, अचानक ध्रुविका ने महसूस किया कि वो खंडर कांपने लगे। अचानक वो खंडर टूट के गिरने लगे। वहीं कुछ देर तक ये सिलसिला चलता रहा। वहीं जैसे ही वो खंडर पूरी तरह से तबाह हो गया, तभी अचानक उस खंडर के ऊपरी हिस्से में एक बैंगनी रंग का गड्ढा दिखाई देने लगा। वहीं उस गड्ढे को देखकर ध्रुविका ने महसूस किया कि उस गड्ढे के दूसरी तरफ शायद कोई शक्तिशाली शक्ति उसका ही इंतजार कर रहा है। वहीं वो गड्ढा धीरे धीरे बहुत ही बड़ा हो गया और इतना बड़ा हो गया मानो वो एक पोर्टल बन गया हो। वहीं उस पोर्टल को देखकर एक पल के लिए ध्रुविका ने कुछ सोचा, फिर उसने दिव्य रोशनियों की मदद से अपने चारों तरफ एक कवच का निर्माण कर लिया और अपने हाथों में नाग त्रिशूल पकड़ के वो धीरे धीरे उस पोर्टल के अंदर जाने लगी। जैसे ही वो उस पोर्टल में कदम रखा, अचानक वो पोर्टल ध्रुविका को अपने अंदर खींच लिया। ये महसूस करते हुए ध्रुविका बिल्कुल नहीं घबराई और वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। वहीं कुछ देर तक आगे जाने के बाद ध्रुविका ने महसूस किया कि वो एक दूसरे आयाम में आ गया है। ये आयाम बहुत ही विचित्र है, क्योंकि उसके सामने एक नाग दरबार है। उस नाग दरबार में उसे 10 अलग अलग नाग प्रतिमाएं दिखाई दी और उनके बीचों बीच एक सिंहासन था, जहां पर प्रथम नाग सम्राट नागार्जुन की मूर्ति भी स्थापित की गई थी। वहीं इसे देखकर एक पल के लिए ध्रुविका हैरान हो गई, लेकिन फिर वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी। वहीं
कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद ध्रुविका ने देखा कि वो पोर्टल अचानक बंद हो गया, यानी कि अब उसका बाहरी हिस्से में जाने का कोई रास्ता खुला नहीं था। साथ ही साथ आचार्य विदुरदेव ने जो तिलिस्मी पत्थर नागराज दक्षक को दिया था वो अभी भी नागराज दक्षक के पास ही था, यानी कि अब वो उस पत्थर का मदद भी नहीं ले सकती थी। वहीं ये सोचते हुए वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी। वहीं नाग सम्राट नागार्जुन के सिंहासन में नागार्जुन की एक प्रतिमा निर्मित थी और उस प्रतिमा के दाहिने तरफ उसे कुछ अजीबोगरीब निशान दिखाई देने लगी। जैसे ही वो उस निशान को देखा, अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपनी अंदरूनी शक्तियों को उस निशान के अंदर डाल दिया। जैसे ही ध्रुविका ने ऐसा किया, वो निशान तेजी से चमकने लगे और कुछ देर तक चमकने के बाद अचानक वो निशान हवा में उड़ने लगे। जैसे ही वो निशान हवा में उड़ने लगे, अचानक ध्रुविका ने महसूस किया कि उन निशानों में से बिजली की शक्ति बाहरी ओर आ रहे हैं और वो बिजली सीधा जाके ध्रुविका से टकराया। लेकिन ध्रुविका भी इसके लिए तैयार थी। उसके चारों तरफ दिव्य रोशनियों का कवच था। जैसे ही वो बिजली ध्रुविका के उन कवच से टकराया, तब ध्रुविका के उम्मीद से बिल्कुल विपरीत वो बिजली उस कवच को भेद करते हुए ध्रुविका के शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही वो बिजली ध्रुविका के शरीर में प्रवेश किया, ध्रुविका को अपने शरीर के अंदर एक अजीब सी शक्ति का आभास हुआ। तब उसने समझा कि ये बिजली उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि शायद कोई जानकारी उस तक पहुंचा रहा है। तभी ध्रुविका ने अपने कवच को गायब कर दिया और वो धीरे धीरे उस निशानों की तरफ जाने लगी। जैसे ही ध्रुविका उन निशानों के पास पहुंची, अचानक वो निशान एक दूसरे के साथ जुड़ के एक रोशनी के गोले में बदल गया और वो रोशनी का गोला सीधा जाके ध्रुविका के शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही वो रोशनी का गोला ध्रुविका के शरीर में प्रवेश किया, ध्रुविका ने महसूस किया कि अब उसके शरीर में न केवल शक्ति का संचार हो रहा है, बल्कि उसके दिमाग में काफी सारी जानकारी धीरे धीरे प्रकट हो रही है, जिनमें से प्राचीन नाग भाषा, कई सारे नाग स्किल्स और कई सारे रहस्य, यहाँ तक कि उसे नाग देवता का आह्वान करने का मंत्र भी उसी में महसूस होने लगा। वही इस बात को समझते हुए ध्रुविका पहले तो एक पल के लिए हैरान हो गई, लेकिन धीरे धीरे ध्रुविका उन जानकारियों को समझने की कोशिश करने लगी। वो वहीं पर योग मुद्रा में बैठ गई और धीरे धीरे उन ज्ञान को अपने अंदर समाहित करने लगी। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता गया और आखिरकार ध्रुविका ने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही ध्रुविका ने अपनी आंखें खोली, अचानक उसकी आंखों से एक तेज बिजली जैसा शक्ति बाहर की तरफ आने लगा और वो बिजलियां जाके सीधे उन नाग प्रतिमाओं से टकरा गया। जैसे ही ध्रुविका की आंखों से निकली वो बिजली उन 9 नाग प्रतिमाओं से टकराया, वो 9 नाग प्रतिमा अचानक चूर चूर हो गया। जैसे ही वो नाग प्रतिमा टूट गया, अचानक उनमें से भी कुछ शक्तियां बाहर की तरफ आने लगी और वो शक्तियां धीरे धीरे एक साथ मिलने लगी और वो फिर ध्रुविका के अंदर प्रवेश कर गया। ध्रुविका ने महसूस किया कि शायद यही है नाग सम्राट नागार्जुन की असली अमानत, क्योंकि वो अपनी पूरी अमानत यहीं पर रखे थे। अब जबकि उसे नाग सम्राट नागार्जुन की अमानत हासिल हो गई थी, यानी कि उसे बेशुमार ज्ञान, यहाँ तक कि नाग देवता का आह्वान करने का भी विधि उसे पता चल चुका था। इसीलिए ध्रुविका अब बहुत ज्यादा संतोष महसूस करने लगी। वहीं कुछ देर बाद ध्रुविका अचानक महसूस किया कि नाग सम्राट नागार्जुन की प्रतिमा से आत्मा का एक अंश बाहर की तरफ आ रहा है। जैसे ही वो अंश बाहर की तरफ आया, चारों तरफ आयामों में एक हलचल मचने लगा। ध्रुविका को उस आत्मा के अंश में से बहुत ही तीव्र शक्ति का एहसास होने लगा। वहीं इस शक्ति को महसूस करते हुए सबसे पहले ध्रुविका ने तो अपने हाथ जोड़े और उसने कहा, प्रथम नाग सम्राट नागार्जुन को ध्रुविका का प्रणाम। वहीं ये बात सुनकर प्रथम नाग सम्राट नागार्जुन की आत्मा अचानक बोल उठी, मुझे पता था कि तुम इस काम में सफल होगी, क्योंकि वर्षों से मेरी इस अमानत को आज तक कोई हासिल ही नहीं कर पाया। सब लोग मेरे हथियार या फिर कोई ना कोई दिव्य शक्तियों की तलाश में यहाँ पर आए थे, हालांकि उन्हें इस जगह का राज आज तक पता नहीं चला। लेकिन तुम पहली योद्धा हो जो आज सफलता के साथ यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इसीलिए मैं अपनी पूरी शक्ति और अपना बचा कुचा पूरा ज्ञान तुम्हें सौंपकर हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ। तभी नाग सम्राट नागार्जुन ने एक सील बनाया और जैसे ही वो उस सील को बनाने लगा, अचानक चारों तरफ शक्तियां बिखरने लगे। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता गया और आखिरकार वो सील एक तलवार में बदल गया। वहीं उस तलवार को देखकर एक पल के लिए तो ध्रुविका भी चौंक गई, क्योंकि वो तलवार बहुत ही दिव्य था। उसमें से बहुत ही शक्तियां बाहर की तरफ महसूस की जा सकती थी। वहीं उस तलवार की प्रकट होते ही नाग सम्राट नागार्जुन ने ध्रुविका से कहा, बेटी, ये तलवार ही है इस दिव्य नाग भूमि का असली अमानत। जिसके पास भी ये नाग तलवार होती है, वही इस नाग भूमि का
धरता करता बन जाता है। यानी कि तुम इस संपूर्ण नाग भूमि को इस तलवार के जरिए ही नियंत्रण कर सकते हो। तुम चाहे इस तलवार की मदद से इस नाग भूमि से बाहर या अंदर या फिर इस नाग भूमि के किसी भी हिस्से में तुम आ जा सकती हो। वहीं तुम्हारे एक इशारे पे इस नाग भूमि से तुम किसी भी योद्धाओं को, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, इस नाग भूमि से तुरंत बाहर की ओर भी भेज सकते हो। और अगर तुम चाहो तो किसी आम योद्धा को भी तुम इस नाग भूमि में प्रवेश करा सकती हो। ये तलवार तुम्हें स्वतंत्रता देगा नाग भूमि का इच्छानुरूप व्यवहार करने के लिए। और ये तलवार बहुत ही दिव्य तलवार है। इसे तुम अपने अंदर धारण कर लो। जब भी तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी, ये खुद ब खुद तुम्हारी हाथों में प्रकट हो जाएगी। वहीं नाग सम्राट नागार्जुन से वो तलवार हासिल करने के बाद ध्रुविका ने फिर से नाग सम्राट को विनम्रता के साथ प्रणाम किया। लेकिन तभी नाग सम्राट ने ध्रुविका से कहा, बेटी, अब मेरा वक्त हो गया है। मैं अब मुक्त होना चाहता हूँ। इसीलिए मेरी इस बची कुची अमानत और मेरी इस बचे कुचे आत्मशक्ति मैं अब तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये कहते हुए अचानक नाग सम्राट ने एक और सील बनाया। जैसे ही वो सील तैयार हुआ, अचानक नाग सम्राट एक रोशनी में बदल गया और वो रोशनी सीधे जाकर ध्रुविका के शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही वो रोशनी ध्रुविका के शरीर में प्रवेश कर गया, अचानक ध्रुविका के शरीर में मानव शक्तियों का एक तूफान उठने लगा। उसे बेशुमार ताकत की अनुभूति होने लगी। वहीं ध्रुविका ये महसूस किया कि शायद वो पूर्वजी शक्तिदेव बनने का बिल्कुल कगार पे खड़ा है। वहीं इसे महसूस करते हुए ध्रुविका अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो गई। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता गया। उसके बाद वो शक्ति पूरी तरह से ध्रुविका के नियंत्रण में आ गई। अब ध्रुविका संपूर्ण रूप से नाग सम्राट नागार्जुन की अमानत और उनकी शक्तियां हासिल कर ली थी। न केवल वो उनकी शक्तियां और उनकी अमानत हासिल की थी, बल्कि अब वो नाग भूमि का भी धर्ता कर्ता बन गया था। यानी कि अब ये नाग भूमि ध्रुविका की हो गई थी। वो चाहे तो कोई भी नियम इस नाग भूमि में लागू कर सकता था, और अगर वो चाहे तो कोई बाहरी व्यक्ति को भी इस नाग भूमि में वो ला सकती थी। वहीं इस बात को सोचते हुए अचानक ध्रुविका मुस्कुराने लगी, क्योंकि अब शायद वो मार्कस के चुने हुए योद्धाओं को भी इस नाग भूमि में ट्रेनिंग के लिए ला सकती थी। और अब वो महसूस करने लगी कि वो अब एक शक्ति देव के चरम स्तर तक पहुंच चुकी थी। यानी कि बस और कुछ कदम आगे और वो एक पूर्वजी शक्ति देव बन जाता। इसका मतलब फिलहाल ध्रुविका ध्रुव शौर्य से भी ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। हालांकि उसके पास सिर्फ 3 दिव्य रोशनी थी, लेकिन नाग शक्ति होने के कारण उसकी शक्तियां उम्मीद से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहीं जैसे ही ध्रुविका की शक्ति इस कदर बढ़ चुकी थी, प्लैनेट मार्कस में ध्रुव शौर्य को भी अचानक अपने अंदर शक्तियों में थोड़ा बढ़ोतरी महसूस हुआ। वहीं नागरानी हिनिसा को भी अपने अंदर शक्तियों का संचालन महसूस होने लगा। चारों तरफ एक खुशियों का माहौल छा गया। तो क्या ध्रुव शौर्य से पहले ही ध्रुविका बन जाएगी एक पूर्वजी शक्ति देव? जानने के लिए